पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको उस शुभ समाचार के बारे में बताएंगे जो स्पेस की सत्ता से जुड़ा हुआ है। भारत के शुभांशु शुक्ला 18 दिन के बाद स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। लेकिन इन 18 दिनों में शुभांशु ने अंतरिक्ष में क्या किया और इसमें कैसे भारत का शुभ लाभ है, ये समझेंगे। आज हम आपको पुतिन के रणनीतिकार का एक ऐसा बयान दिखाएंगे जिसमें चिंता की मात्रा बहुत ज्यादा है। दावा यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार ये विश्व युद्ध बम बारूद के साथ किन किन हथियारों से लड़ा जा रहा है और कितना खतरनाक है, ये देखिएगा। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई है। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों में QR कोड लगाने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस पर यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। केस की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। आज सत्ता में हम आपको हिंदू मुस्लिम वाला नया कलेश भी दिखाएंगे, जिसका केंद्र है मध्य प्रदेश का जबलपुर। दावा है कि यहां मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया और अब इसे लेकर हिंदू संगठन सड़क पर है। माहौल में गर्मी बहुत ज्यादा है, इस तापमान को भी आप महसूस करेंगे। एक बड़ी खबर चीन से है, जहां आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और भारत चीन के रिश्तों के बेहतर होने का जिक्र किया। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे हैं। गलवान झड़प पर टिप्पणी के मामले में आज राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। आज राहुल ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन 5 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टाल दी गई है। उसे 16 जुलाई को सजाए मौत दी जानी थी। भारतीय नर्स निमिषा 2017 से जेल में बंद है। उन पर यमन के नागरिक की हत्या की वजह से फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई है। सत्ता में आज सबसे पहले उस धर्म क्लेश की बात जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के एक शहर का तापमान बहुत ज्यादा है। नाम है जबलपुर, जहां बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्टर के खिलाफ नारे लगाए गए हैं और इस पूरे विवाद की जड़ में एक ऐसा आरोप है जिसमें बड़ी चिंगारियां हैं। आरोप यह है कि जबलपुर के मड़ई गांव में एक मस्जिद को जिस जगह पर बनाया गया है वो जमीन असल में गायत्री माता मंदिर की जमीन है, लेकिन बावजूद इसके न सिर्फ वहां मस्जिद का निर्माण किया गया है बल्कि अवैध तरीके से उसे बढ़ाया भी जा रहा है। वैसे तो इस विवाद की आग जबलपुर में पिछले काफी वक्त से लगी हुई है, लेकिन इसमें घी डालने का काम किया है जबलपुर कलेक्टर के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने। ये पोस्ट हिंदू संगठनों के उन आरोपों को लेकर था जिसमें यह दावा किया गया था कि मंदिर की जमीन पर मस्जिद तैयार कर दी गई और इसे तुरंत हटाया जाए। लेकिन जबलपुर कलेक्टर ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर जो लिखा उसे देखकर हिंदू संगठन के लोग भड़क गए, क्योंकि उसमें एक तरह से मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट का संकेत दिया गया था। अब इसे लेकर जबलपुर में धर्म क्लेश वाला ये बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोमवार को लोगों ने यहां कलेक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कल इस मुद्दे को लेकर जबलपुर बंद का ऐलान किया गया। इस मामले में जांच कमेटी का आश्वासन देते हुए SDM को हटा दिया गया है, लेकिन हिंदू संगठनों की मांग है कि कार्रवाई कलेक्टर पर हो, जिन्होंने मुस्लिम पक्ष को वैध होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन क्या वाकई में जबलपुर में गायत्री माता मंदिर की जमीन पर मस्जिद खड़ी कर दी गई? हिंदू संगठनों के इस दावे में कितना वजन है? इसे लेकर दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं? आइए वो देखते हैं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि जबलपुर के मड़ई गांव में गायत्री माता मंदिर की जमीन पर जो मस्जिद बनाई गई है वो अवैध है, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि मस्जिद अभी से नहीं पिछले 50 वर्षों से यहाँ है। हिंदू संगठनों का दावा है कि मस्जिद के लिए सिर्फ 1000 वर्ग फीट जमीन दी गई थी। 3000 वर्ग फीट जमीन पर मस्जिद का अवैध निर्माण कर दिया गया, जबकि ये जमीन मंदिर की है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस बात को हिंदू पक्ष आज तक साबित नहीं कर सका है। हिंदू पक्ष के मुताबिक खसरा नंबर 169 की जमीन गायत्री बाल मंदिर के नाम पर दर्ज है, जबकि वक्फ के पास खसरा नंबर 165 की जमीन है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुसार मस्जिद का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही किया गया है। इसके अलावा हिंदू संगठनों का आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से मस्जिद का निर्माण करके उसमें अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं।
लेकिन मुस्लिम पक्ष की थियरी यह है कि प्रदर्शन के नाम पर प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक न्यूज रील भी आइए देख लेते हैं। 2021 में यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पे बनी हुई है। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि जगह मौजूद ही नहीं है। वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आक्रोशित है। आश्वासन, हम तो युद्ध मोर्चे पे उतर चुके हैं। अभी सुना है कि एसडीएम साहब को बलि का बकरा बना के यहाँ से हटा दिया गया है। हमें एसडीएम साहब नहीं, जबलपुर के कलेक्टर जब तक नहीं हटेंगे, हम इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। बाल गायत्री मंदिर शाला जो प्रशासन ने कहा है, तो उसका कोई प्रमाण हो तो प्रशासन खुद कह रहा है कोई प्रमाण नहीं है। आज तक उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है, कहीं से भी कोई साबित नहीं हो रहा है। प्रशासन खुद बता रहा है कि कुछ किसी भी चीज़ को वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब जब साबित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? माहौल को खराब करेंगे, इस तरह से दबाव डाल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मड़ई गांव में एक मस्जिद के प्रकरण में एसडीएम कोर्ट रांझी में एक प्रकरण चल रहा था, जिसमें फैसला आने पे उस फैसले को जिला दंडाधिकारी के द्वारा फेसबुक को उसमें डाला गया था। उससे ये व्यथित थे और उनको हटाने की मांग को लेकर आज एक जुलूस निकाला गया था। इनसे हमने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद ये आंदोलन इन्हें शांतिपूर्ण समाप्त कर लिया है। 2 दिनों की और इनने आंदोलन की चेतावनी दी है, जो इनके ज्ञापन के संदर्भ में प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा। ये प्रकरण बंदोबस्त त्रुटि का आज भी कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है और उसमें डिसीजन होना बाकी है, जो कि यथावत किया जाएगा। हाँ, ये निश्चित है कि बंदोबस्त में त्रुटियां हुई है, जो सुधार किया जाना अति आवश्यक है। तो जबलपुर में इस वक्त माहौल गर्म है। मंदिर मस्जिद वाला कलेश है, हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी पूरी टाइमलाइन भी आइए देख लेते हैं। इस विवाद की शुरुआत 2021 में हुई थी, जब पहली बार विश्व हिंदू परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया और दावा किया गया कि मंदिर की जमीन पर गलत तरीके से मस्जिद बना दी गई है। इसे लेकर तब काफी विरोध प्रदर्शन हुए, जिसे देखते हुए 2022 में तत्कालीन एसडीएम ने मस्जिद के एक्सटेंशन पर स्टे लगा दिया। 2022 में ही एसडीएम के स्टे को मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। काफी लंबी चली सुनवाई और 2024 के जून में हाई कोर्ट ने एसडीएम को विचार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद जुलाई 2024 में हाई कोर्ट ने मस्जिद के एक्सटेंशन के स्टे को भी बरकरार रखा। तब से ये मामला कोर्ट में है, लेकिन अब जबलपुर कलेक्टर के एक पोस्ट से कलेश फिर से बढ़ गया है। सत्ता में अब बात करते हैं देश के उन लोगों की चिंता की जो पैदल यात्रा करते हैं, जो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो फिट रहेंगे, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन सड़क पर अनाड़ी ड्राइवर के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। सत्ता के कई न्यूज मित्र ऐसे होंगे जो खुद को फिट रखने के लिए रोज पैदल यात्रा करते हैं। आज सत्ता की इस खबर को बहुत ध्यान से देखिए। सवाल आपकी जिंदगी का है। आप सोच रहे होंगे अचानक आज हम पैदल यात्रियों की चिंता क्यों कर रहे हैं। ये समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। ये कई मैराथन रिकॉर्ड्स के लिए मशहूर एथलीट फौजा सिंह की तस्वीर है, जो अब हमारे बीच नहीं है। सोमवार को पंजाब के जालंधर में अपने घर के बाहर वो सैर के लिए निकले थे। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी वाला वहां से फरार हो गया। एक दूसरे राहगीर ने घायल फौजा सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर बाद वहां उनकी मौत हो गई। कहानी यही है कि वो 114 वर्षीय, लेकिन सड़क पर अज्ञात ने कुचल दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने 2 विश्व युद्ध देखे, प्लेग और कोरोना जैसी खतरनाक 2 महामारी देखी, लेकिन अनाड़ी ड्राइवर से वो बच नहीं पाए। फौजा सिंह की ये कहानी सुनकर आपका खून खौल जाएगा। मैराथन के सुपर हीरो का ऐसा अंत सोचा भी नहीं था। आपको बता दें कि 114 वर्ष के फौजा सिंह ने 100 वर्ष की उम्र में एक ही दिन में 8 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। कनाडा के टोरंटो में आयोजित एक स्पेशल इवेंट में 100 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की अलग अलग दौड़ को नए मापदंडों के साथ उन्होंने पूरा किया था।
फिलहाल सड़क हादसे में फौजा सिंह की मौत की जांच की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को अभी भी अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश है। पंजाब पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त फौजा सिंह मेन रोड पर थे। पुलिस ने जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लगी उसके बीच जी, गाड़ी वाला तो भाग गया जी। तो कुछ पहचाना हो सकी गाड़ी की कौन सी? पहचान को पुलिस लगी हुई है जी, उसकी सीसी कैमरे चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखो इतने बड़ी सड़क में क्या पता लगता है कौन सी गाड़ी कैसे है। ये तो पुलिस का काम है ना जी। हमको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ, हमको तो फोन आया। पुलिस के साथ बातचीत हुई है? हाँ हाँ हुई है। क्या कहते हैं वो कहते लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं सभी रोड पे जी। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ठीक है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੋਗਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਆ 114 ਨੰਬਰ। ਸਰ ਵਾਹਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ। ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਇਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ। ਮੁਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹੀਕਲ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਰ ਚ लगा किसी कार च। सवाल यही है, क्या ये सड़क वाला आतंकवाद नहीं है जिसमें अनाड़ी ड्राइवर किसी आतंकी की तरह आता है और पैदल यात्रियों की जिंदगी को रौंद देता है। उसके हाथ में आतंकियों की तरह AK-47 नहीं बल्कि गाड़ी की एक स्टीयरिंग होती है जिससे वो लोगों की जिंदगी छीन लेता है। फौजा सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये फौजा सिंह का CCTV वीडियो है जिसमें वो स्कूटी से कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कल शाम को उनकी मौत जालंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुई थी। सैर के दौरान सफेद रंग के अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी थी। आपको ये खबर बहुत छोटी लग रही होगी, कल रात की ये घटना है। आज सुबह कई अखबारों में छोटी सी खबर के रूप में आपने इसे पढ़ा होगा, लेकिन ये चिंता कितनी बड़ी है आप सोच कर देखिए। कैसे आपकी जिंदगी के साथ जानलेवा खिलवाड़ हो रहा है, आप सोचें जरा। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, बल्कि ये चिंता फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लाखों पदयात्रियों की है जो रोज अपने घर से सैर के लिए निकलते हैं या किसी और काम के लिए बाहर जाते हैं। सड़क हादसे के वो शिकार हो जाते हैं, अव्यवस्था के शिकार हो जाते हैं। भारत में हर रोज 1264 सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में हर दिन 462 लोगों की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, भारत में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत होती है। गंभीर बात यह है कि इसमें पैदल यात्रियों की मौत की संख्या अच्छी खासी होती है। दिल्ली में 2025 के पहले 6 महीनों में 286 पैदल यात्रियों की मौत सड़क हादसे में हुई थी। प्रश्न यही है कि क्या देश में पैदल चलने वालों का सम्मान नहीं है? क्या सारी जगह गाड़ी वालों के लिए ही आरक्षित है? क्या पैदल चलने वालों को अपने हिस्से की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? क्या पैदल चलने वालों का ख्याल इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि देश में सिर्फ VIP कल्चर छाया हुआ है? बहुत लोगों को ये लगता होगा कि फुटपाथ पर चलने वाले आम लोग होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि पैदल चलने वाले भी VIP हैं। उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप समझिए, हो सकता है आप में से कई लोग रोज ऐसी परेशानियों का सामना करते भी हों। उन्हें महसूस हो रहा होगा कि हम कैसी व्यवस्था और मानसिकता के बीच रह रहे हैं। फुटपाथ पर कोई पार्किंग बनाता है, गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है, कोई दुकान बनाता है, कभी पुलिस की मौन स्वीकृति से बाजार लगते हैं, कहीं मंगल बाजार तो कहीं बुध बाजार लगते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? आम लोगों की परेशानी, कभी कभी ये परेशानी मौत की वजह भी बन जाती है। और सत्ता में अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की, जो अपनी 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर आज वापस पृथ्वी पर आ गए।
शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर उतरा। वो एक्सियोम 4 मिशन पूरा करके 22.5 घंटे की यात्रा के बाद पृथ्वी पर आए हैं। शुभांशु के कामयाब मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शुभांशु का ये अंतरिक्ष अनुभव भारत के गगनयान मिशन के लिए अहम साबित होगा। शुभांशु शुक्ला जैसे ही पृथ्वी पर लौटे तो उस वक्त उनकी मां भावुक हो गई। TV9 ने शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला से बात की। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अरे रो नहीं रहे थे, वो खुशी के आंसू। खुशी से और अब वो खुशी मुझे आपके चेहरे पर नजर आ रही है। खुशी है। 18 दिन आपके लिए कैसे रहे? बहुत अच्छा रहा, कोई हमको दिक्कत नहीं थी, रोज बात हो जाती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको खुश देख के हम भी खुश जाते थे। मुझे विश्वास था कि सुरक्षित लैंडिंग भी होगी, है मुझे विश्वास था अच्छे से। खुशी है इसकी कि मतलब बच्चा हमारा सकुशल वापस आया है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बस उसका ये संपन्न हुआ और देशवासियों की भी दुआएं हैं उसके साथ और बड़ों का आशीर्वाद है सबका। तो हम अब आगे की क्या तैयारी है? आगे बस आएगा, जश्न मनाएंगे, बस जश्न मनाएंगे। ये विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है। शुभांशु शुक्ला की इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज इसमें जातीय एंगल ले आए हैं। उन्होंने शुभांशु शुक्ला को बधाई देते हुए सरकार पर सवाल उठाए कि सरकार ने इस मिशन के लिए किसी SC ST या फिर OBC को क्यों नहीं चुना। बीजेपी की तरफ से इसका जवाब भी आ गया है। जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई एक परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है कि उनका जितना विवेक है, उनकी जितनी बुद्धि है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस पर तो उनको गर्व करना चाहिए और शुभांशु जी को बधाई देना चाहिए। वो भारतीय हैं और भारतीय क्या है, वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो भारतीय है तो उस पर हमको गर्व है। शुभांशु शुक्ला पृथ्वी से दूर 0 ग्रेविटी में रहकर आए हैं, लेकिन पृथ्वी से कांग्रेस नेता उदित राज ने स्पेस के लिए जातियों की लॉन्चिंग कर दी है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं सुदूर अंतरिक्ष के किसी कक्षा में जातियां भी स्थापित हो जाएं। इनकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि अगर इनका वश चले तो अंतरिक्ष में भी जातीय जनगणना करा दें। बहुत जल्दी आगामी गगनयान और दूसरे अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में उदित राज स्पेस कोटा की मांग भी कर सकते हैं। अब सत्ता से जुड़ी उस खबर की बात करते हैं जिसमें वैश्विक तबाही और बर्बादी वाले संकेत हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ वर्ल्ड लीडर्स दुनिया को महाविनाश की तरफ ले जा रहे हैं और क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्रेमलिन से जुड़े एक बड़े रणनीतिकार और पुतिन के करीबी ने चौंकाने वाला दावा किया है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पुतिन के रणनीतिकार दिमित्री ट्रेनिन ने बयान के बाद पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर वाला डर अब ट्रेंड कर रहा है। दुनिया ने अब तक विनाश के कई चैप्टर्स देखे हैं। विश्व युद्ध वाली कयामत 2 बार पहले भी आ चुकी है। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तब उसकी वजह थी साम्राज्यवाद और विस्तारवाद। इसमें लाखों लोग मारे गए थे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तब करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। यह विश्व युद्ध पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के बाद शुरू हुआ था। रूस के रणनीतिकार दिमित्री ट्रेनिन के मुताबिक अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के युग में है, लेकिन ये पहले 2 विश्व युद्ध से अलग है, क्योंकि ये सिर्फ बम बारूद और विध्वंसक हथियारों वाला युद्ध नहीं है, बल्कि ये महायुद्ध का हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें ट्रेड वॉर, साइबर अटैक, जासूसी सब कुछ शामिल है। पिछले कुछ दिनों से वर्ल्ड ऑर्डर में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। कहीं बारूद बरस रहा है, कहीं आर्थिक प्रतिबंध हैं, तो कहीं साइबर हमले हैं। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को धमकी देते हुए सिर्फ 50 दिन का वक्त दिया है। कहा है 50 दिन में अगर पुतिन ने युद्ध खत्म नहीं किया तो रूस पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा।
यही वजह है कि क्रेमलिन के रणनीतिकार ने इसे तीसरे विश्व युद्ध का आगाज बता दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तीसरे विश्व युद्ध के परिणाम भी उतने ही भयानक हो सकते हैं जितने पहले 2 विश्व युद्ध के हुए थे। ट्रेनिन का तर्क है कि युद्ध अब यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस युद्ध की आग मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैलेगी। पश्चिमी ताकतों से लड़ने में अब रूस अकेला नहीं रहा है। ये युद्ध पश्चिमी देशों और बाकी दुनिया के बीच का है। आधुनिक दुनिया का ये महायुद्ध अब कई स्तर पर लड़ा जा रहा है, जो सिर्फ मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं है। ट्रेनिन के मुताबिक ये सभ्यताओं की लड़ाई है और ग्लोबल पावर का संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये महायुद्ध लंबा चलेगा, जिसके बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा, जिसके लिए तीसरे विश्व युद्ध के 3 एपिसेंटर तैयार हो चुके हैं, जहां से दुनिया 2 हिस्सों में बंट सकती है, तबाही शुरू हो सकती है। इसके लिए तैयारी हो रही है। फिलहाल जिसका केंद्र है चीन, जहां ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। अमेरिका और नेटो का मुकाबला करने के लिए एक नया गठबंधन तैयार हो रहा है। इस महायुद्ध का पहला सेंटर बन सकता है पूर्वी यूरोप, जहां रूस और यूक्रेन करीब 3 साल से जंग लड़ रहे हैं। युद्ध के मैदान में बेशक रूस के सामने यूक्रेन दिखाई दे रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि यूक्रेन के पीछे की असली ताकत अमेरिका और नेटो है। यूरोपीय देश ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड भी यूक्रेन के साथ हैं। अमेरिका के सहयोगी जापान और दक्षिण कोरिया भी यूक्रेन के पक्ष में हैं। लेकिन अमेरिका के विरोधी चीन, ईरान और उत्तर कोरिया खुलकर रूस के साथ खड़े हैं। महायुद्ध का दूसरा मोर्चा है पश्चिमी एशिया, जहां इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। इसके अलावा गाजा में पिछले करीब 2 साल से इजराइल के हमले जारी हैं। इस युद्ध में भी सबसे अहम किरदार अमेरिका का ही है, जहां उसका मुकाबला ईरान से है, लेकिन ईरान के साथ पुतिन और जिनपिंग हैं। तीसरा फ्रंट है चीन और ताइवान। चीन की आक्रामकता के खिलाफ अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ है। दक्षिण कोरिया और जापान भी ताइवान के साथ हैं। दूसरी तरफ यहां भी चीन के साथ रूस, ईरान और उत्तर कोरिया हैं। 2 मोर्चों पर युद्ध वाला एक्शन हो रहा है। ऐसे में अगर चीन ने भी ताइवान पर हमला किया तो ये लड़ाई अमेरिका और रूस और चीन की सेनाओं के बीच हो सकती है। इस पूरे समीकरण में आप ये समझ सकते हैं कि विश्व युद्ध वाली चर्चाओं के बीच कई देशों ने अपने पक्ष खुलकर चुन लिए हैं। शायद कुछ वैसे ही जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जिसमें एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं और दूसरी तरफ रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें हैं। इस टकराव में अब एक दूसरे को सीधी धमकियां दी जा रही हैं। कोई टैरिफ की धमकी दे रहा है तो कोई परमाणु बम की धमकी। सबसे नई धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने कहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और अगर पुतिन अपने देश को बचाना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए। वैसे ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का वादा किया था। ट्रंप बढ़ चढ़कर कहते हैं कि उन्हें अलग अलग देशों में युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप के बोल बदल गए हैं। जिस रूस यूक्रेन युद्ध को वो रुकवाना चाहते थे, अब वो उस जंग को और भड़का रहे हैं। कुछ महीने पहले भले ही ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर डांट लगाई हो, लेकिन अब जो इनसाइड रिपोर्ट सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि सूत्रों का दावा यह है कि 4 जुलाई को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से कीव को एक कॉल की गई थी। ये फोन कॉल ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को की थी। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा कि क्या वो मॉस्को में अंदर तक घुसकर मार सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फोन कॉल में ज़ेलेंस्की को यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने के लिए उकसाया था। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शांति का संदेश दे रहे थे, वो पर्दे के पीछे से साजिश कर रहे हैं। इस बातचीत के बाद ही ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान कर दिया। और सत्ता में अब बात बिहार की करते हैं, जहां 2 तरह की चर्चा है। एक बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध का मामला और दूसरा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा। दोनों पर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग को पानी पी कर घेर रही है, जबकि दूसरी तरफ से मामला थोड़ा डिफेंसिव है। हालांकि अपराध के मुद्दे पर लालू यादव के राज की याद जरूर दिलाई जाती है। सत्ता में हमने इन दोनों मुद्दों पर एक कुंजी तैयार की है। लेकिन शुरुआत वोटर लिस्ट रीवेरिफिकेशन की खबर से करते हैं, जिसमें अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन 35 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कटना तय माना जा रहा है।
24 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक करीब 8 करोड़ मतदाताओं में से 6 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने फॉर्म जमा करा दिए हैं। इस बीच खबर यह है कि 2 दौर के घर घर सर्वेक्षण के बाद अब तक जो BLO ने जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक 1.59% मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 2.2% ने स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया है। 0.73% लोगों के एक से अधिक स्थान पर वोटर ID कार्ड है। ये कुल मिलाकर 4.52% है, जो आंकड़े के मुताबिक 35 लाख वोटर होते हैं। बिहार की इसी स्थिति पर TV9 रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। एक बार देखते हैं कि चुनाव आयोग के दावों और हकीकत के बीच कितना फर्क है, या फिर सब कुछ बहुत अच्छी तरह चल रहा है। चुनाव आयोग का दावा यह है कि बिहार के 93% लोगों के पास गणना प्रपत्र पहुंचा दिया गया है और 83% जो फॉर्म है वो अपलोड भी कर दिया गया है। यानी कि बिहार के 83% मतदाताओं ने फॉर्म अपना भर करके BLO को दे दिया है और BLO ने अपलोड भी कर दिया है। लेकिन वाकई ग्राउंड पे हकीकत क्या है? हम सारण जिले में पहुंचे हैं और सारण के खरिका गांव में। ये बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ ठाकुर। ठाकुर जी, क्या चल रहा है? बिहार में चुनाव है, पता है ना? सुन तो रहे हैं। चुनाव के पहले क्या चल रहा है वो पता है? जी ना। कुछ गणना प्रपत्र सुने हैं? जी ना। यहाँ भी एको बिलो नहीं 11 नंबर वार्ड में आया, लेकिन नहीं समझाने, कागज पत्र कुछ नहीं। वो कागजे पर कर के जमा कर देगा, नहीं कर देगा, सो राम जाने। मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है, गहन पुनरीक्षण चल रहा है, कुछ सुने कहीं? नहीं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 83% अपलोड हो चुका है। क्या हो चुका है? आप हैं? हाँ, 80% ज़्यादा हमारा हो गया है। आपका हो गया जी। लेकिन यहाँ इस वार्ड में किसी को मिला नहीं है। नहीं। कागज लेकर कोई आया था? नहीं जी, नहीं आया अभी। आपके घर पर नहीं आया कि किसी के यहाँ नहीं आया? अब उधर वो आया तो होगा, हमारे इधर नहीं आया है। आपके यहाँ नहीं आया? आपके यहाँ नहीं आया है, इधर कहीं नहीं आया है। अच्छा, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, पता? नहीं, ये तो हम पता नहीं। नहीं पता है आपको? नहीं। ये बताइए, बिहार में चुनाव है और चुनाव के पहले क्या चल रहा है, कुछ है जानकारी? वो तो जानकारी नहीं है, अभी तक तो जानकारी नहीं है। मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग का कुछ नहीं जानकारी है। कोई नहीं किया है तो क्या जाता, कोई आता तब न बताते। लोगों को ये पता तक नहीं है कि चुनाव के पहले कुछ गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है और उनको भी फॉर्म मिलना है और उस फॉर्म के साथ उनको कुछ करना भी है। वोटर लिस्ट के बाद बिहार की क्राइम कुंडली की बात करते हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, जिससे विपक्ष को नीतीश कुमार के सुशासन वाले दावे पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां आज एक बैंक मैनेजर का कुएं से शव मिला है। मौके से पुलिस को उनकी स्कूटी, चप्पल और रुमाल मिला है। बताया गया कि मृतक अभिषेक रविवार को देर रात एक पारिवारिक कार्यक्रम के बाद अपने घर लौट रहे थे, जिसके बाद वो लापता हो गए और आज शव मिला। विपक्ष इस घटना के बाद सरकार को घेर रहा है और आरोप लगाया जा रहा है हत्याएं हो रही हैं, अपराध चुनाव से पहले अब मुद्दा बनता जा रहा है। क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे, कहाँ कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही है। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि राजद के लोग ही, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया हो, और जितनी भी घटनाएं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजद के लोग का नाम ही क्यों आता है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर कार्टून बनाने वाले एक कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अंतरिम राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन इससे पहले कार्टूनिस्ट के वकील ने कोर्ट के सामने माफी मांगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कार्टून को डिलीट करने की बात कही। दरअसल हेमंत मालवीय नाम के कार्टूनिस्ट ने 2021 में पीएम मोदी और आरएसएस पर एक कार्टून बनाया था, जिस पर कुछ आपत्तिजनक कमेंट किए गए। इसके बाद उनके खिलाफ 2025 में एफआईआर हुई और मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया। कल और आज दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर होने वाली बयानबाजी पर चिंता जताई और कानून के दायरे में रहकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की चेतावनी दी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कार्टूनिस्ट के पोस्ट की प्रकृति और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए। बेंच ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की वकील से पूछा, आप ये सब क्यों करते हैं? जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि ये नापसंद हो सकता है, ये गंदा और घटिया है, लेकिन क्या ये अपराध है? मैं किसी भी चीज को सही नहीं ठहरा रही। ये पोस्ट हटा दी गई है और माफीनामा भी दिया गया है। इस पर जस्टिस धूलिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम इस मामले में चाहे जो भी करें, लेकिन ये निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। बचाव पक्ष ने ये दलील दी कि उनके मुवक्किल ने केवल कार्टून पोस्ट किया था, दूसरों की टिप्पणियों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देख रहे हैं कि आजकल कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है। सोशल मीडिया पर कोई ख्याल नहीं रखा जाता, यहां तक कि वकीलों का समुदाय भी इस दायरे के बाहर नहीं है। कोर्ट ने कार्टूनिस्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो आगे कोई आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो राज्य कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। सर्वोच्च अदालत ने हेमंत मालवीय को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। कार्टूनिस्ट के खिलाफ एक आरएसएस कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप यह है कि मालवीय के बनाए कार्टून और टिप्पणियों के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट से एक और बहुत जरूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा वाले रूट में होटल और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में क्यूआर कोड वाले स्टिकर चिपकाए जाएं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आरोप लगाया गया था कि इस निर्देश का मकसद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के मालिकों के नाम और पहचान को उजागर करना है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने याचिकाओं में दिए गए तर्कों से सहमति जताते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। अब 22 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया, क्योंकि उत्तराखंड सरकार भी इस मामले में पक्षकार है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा है कि जो आवेदन दायर किया गया है, हम उस पर तय समय से अपना जवाब दाखिल करेंगे। इस मामले में पिछले वर्ष भी काफी हलचल हुई थी। सर्वोच्च अदालत ने पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की ओर से जारी इस तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी।